वेलकम दोस्तों, आज हम लोग पाठ 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा के प्रश्न उत्तर को समझेंगे। इसके लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के मुख्य सलाहकार थे। प्रश्न संख्या 1 है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? विडंबना का अर्थ होता है आलोचना करना या निंदा करना। प्रथा का अर्थ होता है रीति, चलन या परिपाटी। इस क्वेश्चन को 2012 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछ दिया हुआ है। इसका आंसर होगा आधुनिक युग में भी जातिवाद का पोषण होना, इसके पोषकों की कमी नहीं होना, इस तरह की प्रथा को बढ़ावा देना लेखक के विचार से विडंबना माना गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि जातिवाद का पोषण होना, इसके पोषकों की कमी नहीं होना और जाति प्रथा को बढ़ावा देने वाला लेखक के विचार से विडंबना माना गया है। प्रश्न संख्या 2 है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? इस प्रश्न को 2014 के एनुअल में और 2016 के एनुअल एग्जाम में पूछ दिया हुआ है। इसका आंसर होगा भारतीय समाज में जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसमें मनुष्य की निजी क्षमता का विचार किए बिना उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति प्रथा को गलत मानते हैं। वह कहते हैं इससे मनुष्यों के रुचि का हनन होता है। मनुष्य जिस जाति में पैदा होता है उस जाति के अनुसार वह कार्य करने लगता है। उसके अंदर प्रतिभा होने के बावजूद भी वह एक खास पेशे में बंध जाता है। अगला प्रश्न है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? इस प्रश्न को 2016 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। इसका आंसर होगा लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या के एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए समरसता का अर्थ होता है एकजुट करना, भेदभाव को समाप्त करना, भ्रातृत्व मतलब भाईचारा एवं स्वतंत्रता आवश्यक है। लेखक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए भेदभाव को समाप्त करना, भाईचारा को बढ़ावा देना और स्वतंत्रता आज़ादी को आवश्यक मानते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? इस प्रश्न को भी 2015 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। इसका उत्तर है जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की सुरक्षा पर निर्भर नहीं रहता। इसमें मानवीय कार्य कुशलता की वृद्धि नहीं हो पाती। इसमें स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर कम और टालू कार्य करने को विवश होना पड़ता है। कभी कहते हैं जाति प्रथा जो होता है वह एक तरह के खास पेशे में बांध देता है। मनुष्य के अंदर प्रतिभा होने के बावजूद भी वह जाति प्रथा में बंधा हुआ होता है और उसके अंदर वह प्रतिभा मर जाता है। उसके अंदर किसी कार्य को करने की रुचि होती है, लेकिन वह जाति प्रथा में बंधे हुए होने के कारण टालू कार्य करने को विवश हो जाता है। अगला प्रश्न है, अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? कुछ लोग जातिवाद के समर्थक होते हैं, जाति प्रथा के समर्थक होते हैं, तो वे क्या तर्क देते हैं? इस प्रश्न को भी 2014 के एनुअल में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा जातिवाद के पक्ष में इसके पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। जो जाति प्रथा के समर्थक है वह इसके पक्ष में तर्क देते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। जो जिस जाति का होगा उसी के अनुसार उसको कार्य करना पड़ेगा। यह जातिवाद के पक्ष में कुछ लोग तर्क देते हैं। अगला प्रश्न है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या हैं? कुछ लोग जो है वह जातिवाद के पक्ष में तर्क देते हैं, तो उस पर लेखक ने आपत्ति दर्ज किया हुआ है। उस आपत्ति को देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। जो जिस जाति में पैदा होता है उस जाति के अनुसार उस कार्य को करने को विवश हो जाता है। उसके अंदर दूसरे कार्य करने की रुचि भी होती है, फिर भी जाति प्रथा में बंधे होने के कारण उस रुचि को दबाना पड़ता है।
अगला पॉइंट है, इस प्रथा में श्रमिकों को अस्वाभाविक रूप से विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। अगला पॉइंट है, इसमें विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार दिया जाता है। कार्य के अनुसार उसको ऊंच नीच करार दिया जाता है। अगला पॉइंट है, जाति प्रथा पर आधारित विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। तो यह है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के प्रमुख प्रश्न और उत्तर। यह जितने भी प्रश्न उत्तर हैं यह लघु उत्तरीय हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर 20 से 30 शब्दों में दिया जाता है। तो यह जो है थोड़ा सा अधिक हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर 20 से 30 शब्दों में दिया जाता है। और यह जितने भी 6 क्वेश्चन बताया गया है सभी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिसका उत्तर 20 से 30 शब्दों में दिया जाना होता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।